हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल 2023 का जो हमारी हिंदी पेपर 2 की तैयारी चल रही है उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसकी डिमांड है वो काफ़ी आ रही थी, काफ़ी दिनों से आ रही थी। तो उसको मैं आज के वीडियो में लेके आया हूँ जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो किताब लिखी गई है हिंदी साहित्य का इतिहास वो है। इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे। तो मैं इनको जो क्रिप्स में वो जो टोटल जो बुक है, ये जो बुक आपको है वो 800 पेजों की किताब है। तो 800 पेजों तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उनमें से जो जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी उन सबको मैं यहाँ पे लाने का प्रयास करूँगा कि वही चीज़ें आप पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए। ऐसा नहीं है कि फालतू फालतू चीज़ें आप पढ़ते रहें। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही सबको जो पॉइंट वाइज है उसमें पढ़ा दूँ और थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उसके पीछे का वो भी आपको बता दूँ। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी पेपर 2 की, इसमें मैं एमसीक्यू और थ्योरी दोनों पार्ट कंप्लीट करा रहा हूँ। तो यदि आप इन दोनों वीडियोस को देखते हो एमसीक्यू और थ्योरी को, तो आप हिंदी पेपर 2 में आसानी से 90% अंक ग्रहण कर सकते हो। जब आप चीज़ों को ग्रैब कर लोगे, आपको चीज़ें याद जब होने लगेगी, चीज़ों को जब आप समझने लगोगे, तो ये आप चीज़ें आसानी से कर लोगे। इससे पहले मैंने जो ये सीरीज है इसमें कई सारे वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिया है। तो यदि आप उन सब वीडियोस को एक जगह देखना चाहते हैं तो ये हमारा प्लेलिस्ट है जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके। इसमें मैंने सारे जो वीडियोस हैं वो आपको एक जगह कंपाइल मिल जाएंगे। तो इसको आप चेक कर लोगे। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो आप मेरे चैनल है उससे भी चेक कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी मैं यहीं पे शेयर करूंगा, तो इससे आप जुड़ जाइए। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, या आप मुझे इस पे बात कर सकते हो। यहाँ से मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ओवरऑल जो हिंदी साहित्य है उसका डिवीज़न कैसे हुआ, उनके जो समय समय जो काल है उसका वर्गीकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास का डिवीज़न है उसका श्रेय किसे जाता है। तो जॉर्ज गियर्सन नाम का एक व्यक्ति था, जॉर्ज गियर्सन नाम का एक व्यक्ति था, उसको श्रेय जाता है कि जो हिंदी साहित्य है उसका काल जो डिवीज़न किया है उसका श्रेय जॉर्ज गियर्सन को जाता है। तो ये जो काल डिवीज़न मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये ओवरऑल काल डिवीज़न है। ये किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी जब अलग अलग जो हिंदी के व्याकरण जो इतिहास लिखने वाले हुए हैं तो उनका अलग अलग मत होता है कि हमारा जो काल डिवीज़न है वो अलग अलग है। तो ये मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए आदिकाल, ठीक है, 4 पार्टों में जो हिंदी साहित्य है उसको बांट दिया गया है। आदिकाल जिसको वीर गाथा काल भी कहा गया है, उसके बाद पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहा गया है, और जो उत्तर मध्यकाल है जिसे रीति काल भी कहा गया है, उसके बाद आता है आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा गया है। तो जो इसमें आपको याद क्या करनी है, तो इसमें आपको जो डेट्स है वो याद करनी पड़ेगी कि आदिकाल का जो समय है वो क्या है। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। जो नीचे चीजें आपको दी गई है वो वीर गाथा का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल डिवीजन में नाम दिया गया है वो नीचे दिया गया है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये वीर गाथा काल है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। और इसका जो काल डिवीजन है वो कब से है, तो 1045 से लेकर 1350 विक्रम संवत। ये ईस्वी में कुछ नहीं है, ये विक्रम संवत में है। ये आपको याद रखना है, ये विक्रम संवत में है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जॉर्ज गियर्सन के द्वारा क्या बताया गया, तो जॉर्ज गियर्सन ने बताया है कि 650 से लेके जो 1350 का समय है उनको उन्होंने कहा है कि ये आदिकाल है। ठीक है, ये किसके द्वारा, तो ये जॉर्ज गियर्सन ने कहा है कि 650 से लेके 1350 तक है। बाकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका क्या कहना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा कहा है और उनका कहना है कि 1045 से लेकर 1350 जो विक्रम संवत है वो आदिकाल का समय आता है। उसके बाद का जो समय होता है उसे पूर्व मध्यकाल बोलते हैं। जो मध्यकाल है, जो मुगल है, उससे पहले का जो समय आया वो पूर्व मध्यकाल आया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों इसको भक्ति काल कहा गया है, इसका जो काल डिवीजन है उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो जो काल डिवीजन होता है वो अचानक से नहीं हो जाती है कि ऐसे ये अचानक से 1350 था, उसके बाद 1350 के बाद अचानक से चीज़ें बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे बदलता जाता है। इसी कारण से जो डिवीजन का जो डेट होता है वो डिफरेंट होता है। हर जो इतिहासकार होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मानता है। तो पूर्व मध्यकाल आप याद रखेंगे 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक, ये नॉर्मल कहा गया है 1350 से 1650 ईस्वी तक, जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वो पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है।
तो स्वर्ण काल आपको याद रखना है। ये जो पूर्व मध्य काल है जिसे भक्ति काल कहा गया, ये आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं निर्गुण काव्य धारा और एक को बोलते हैं सगुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है वो भी फर्दर जाके 2 पार्टों में डिवाइड करता है, एक होता है प्रेमाश्रयी और एक होता है ज्ञानाश्रयी। तो प्रेमाश्रयी जो होता है उसमें सूफी काल आता है, इसमें प्रेम की बात की गई, और दूसरा जो होता है वो ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी क्या है, तो ज्ञानाश्रयी जो है वो उसे संत काल भी कहा जाता है, जिसमें कबीर का नाम आता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब कबीर के बारे में पढ़ा रहा था। तो ये 2 डिवीजन याद रखें, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। बाकी हम इनको डिटेल में जैसे जैसे हमारा जो लेक्चर बढ़ते जाएगा मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो सगुण काव्य धारा है, सगुण में क्या करें, तो ईश्वर की, इसमें वो जो सगुण है उसमें ईश्वर की जो पूजा होती है उसमें रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी होते हैं। मतलब रामाश्रयी में जो राम भगवान राम है, भगवान श्री राम है, उनकी पूजा होती है और उनके द्वारा जो उनके बारे में जो लिखा जाता है वो होता है। और दूसरा होता है कृष्णाश्रयी, जिसमें कृष्ण, जो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु जो है उनका रूप भगवान कृष्ण है, तो उनके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। तो सगुण काव्य धारा 2 पार्ट में बढ़ता है, एक रामाश्रयी और दूसरा कृष्णाश्रयी। और जो निर्गुण काव्य धारा है वो 2 पार्टों में बढ़ता है, एक प्रेमाश्रयी और एक ज्ञानाश्रयी। बाकी सब इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल के जो बाद का समय होता है उसे उत्तर मध्यकाल बोलते हैं, जिसको रीतिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। इसका समय जो बैठता है वो 1650 से लेकर 1850 तक बैठता है, ये रीतिकाल है। उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो ये मॉडर्न जो काल है जिसको गद्य काल कहा गया। इससे पहले की जो चीजें होती थी वो पद्य में लिखी जाती थी, तो इस कारण से इधर गद्य काल कहा है, ठीक है। तो ये गद्य काल कहा जाता है। इसका समय कब बैठता है, तो 1850 से लेके अब तक का जो समय है अभी तक का, वो आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यहाँ आधुनिक काल जो है उसको फर्दर कई सारे पार्ट्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक होता है भारतेंदु युग, तो जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनका जो काल था, उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं थी और उन्हीं को जो फॉलो करके रचनाएं लिखी गई, उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, और इस रचना को फॉलो करके, इस रचना के अनुरूप ही जो कवि अलग अलग रचनाएं करते थे, इस रचना को कॉपी करके ही या फिर इस रचना से प्रभावित होकर भी, तो उसको भारतेंदु युग कहा जाता था। तो वो ये नाम क्यों दिया गया भारतेंदु युग, क्योंकि जो भारतेंदु हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनका जो सम्मान बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि ये भारतेंदु युग है, उनके नाम पे ही ये युग दे दिया गया। और जिसका समय काल बैठता है 1850 से लेके 1900 ईस्वी। तो ये आपको याद रखना है कि भारतेंदु युग है, उसका जो समय कब बैठता है, तो 1850 से लेके 1900 ईस्वी। नेक्स्ट जो होता है वो द्विवेदी युग होता है। द्विवेदी युग जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके नाम पे पड़ा है, क्योंकि उस समय की जो रचनाएं थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कॉपी करके लिखा जाता था, उनसे प्रभावित होकर लिखा जाता था, या फिर उन्हीं ढर्रों पे लिखा जाता था जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यूज करते थे। जो कंसेप्ट, उन्हीं कंसेप्टों पे जो लिखा जाता था रचनाएं, तो उस युग जो था उनका नाम बढ़ाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए उस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, जो कि 1900 से लेके 1920 तक रहा। ये 20 वर्षों का समय जो है उसे द्विवेदी युग कहा जाता है। उसके बाद आता है छायावादी युग। उसके बाद आता है छायावादी युग, जिसका समय काल जो बैठता है वो 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक बैठता है। 16 वर्षों का जो समय है वो छायावादी युग कहा जाता है। अब उसके बाद का जो काल आता है उसे छायावादोत्तर कहते हैं। मतलब छायावाद के काल के बाद, उसके समाप्त होने के बाद जो युग आया उसे छायावादोत्तर कहते हैं। और इस छायावादोत्तर युग को 3 पार्टों में फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें प्रगतिवाद पहला आता है। प्रगतिवाद जिसका समय 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक बैठता है। ये जो समय है, जो डेट्स हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डेट से ही सवाल पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो डेट से ही मिलेंगे, तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा। तो जो प्रगतिवाद है वो 1936 से लेकर 1943 तक। उसके बाद आता है प्रयोगवाद। जो प्रयोगवाद है वो 1943 से लेकर 1951 तक चलता है। प्रयोगवाद का समय 1943 से लेकर 1951 तक चलता है। उसके बाद आती है नई कविताएं। जो नई कविताएं हैं उसका जो काल बैठता है वो 1951 से लेकर अब तक जो रचनाएं होती आ रही हैं वो सारे किस में आती हैं, तो वो सारे के सारे जो रचनाएं हैं वो किस में आती है, तो वो नई कविताएं में आती है। तो ये जो था, ये प्रॉपर एक जो ओवरऑल जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो डिवीजन था, ये आपको अपने माइंड में सेट रखना है। अब इसके बाद जो हिंदी साहित्य का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा डिवीजन किया गया वो इससे अलग होगा, थोड़ा बहुत अलग होगा, तो उसको आपको भी याद रखना है और इसको ओवरऑल माइंड में आपको रखना है। ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको आपको ओवरऑल माइंड में रखना है। और इसके बाद जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो डिवीजन है वो अलग हो जाता है, तो थोड़ा बहुत अलग होगा, तो
उनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट्स आपसे यहाँ पूछी जाएगी। दो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, मैं यदि बताने का प्रयास करूँ आपको तो दो चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाएगी। पहली तो डेट्स, जो काल डिवीजन है वो आपसे पूछ ली जाएगी, और दूसरा है वो कथन पूछ लिया जाएगा। मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा है तो मुझे ये आभास हुआ है कि या तो आपसे कथन पूछा जाएगा और नहीं तो आपसे डेट्स पूछी जाएगी, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जो ये स्लाइड है इसमें हम सबसे पहले देखना का प्रयास करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका जीवन, जो उनका जीवन था वो कैसा था, और जो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो किताब है उसकी विकास यात्रा क्या रही। इसके बाद हम इस जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको प्रॉपर पढ़ेंगे। बाकी हम पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हल्का फुल्का जीवन है उसको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। और उसके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी जो विकास यात्रा है उसको देख लेंगे, फिर इस बुक को कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो जो उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है, वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो अगौना एक नामक गांव था, अगौना, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगौना गांव में, जो कि बस्ती जिले में स्थित है। और बस्ती कहाँ है तो वो यूपी में है, ये आपको याद रखना है। उनके जो पिता थे वो चंद्रबली शुक्ल थे, जो कि मिर्जापुर के कानूनगो थे। ठीक है, मिर्जापुर के कानूनगो थे, इसलिए जो उनकी पढ़ाई थी वो जुबली स्कूल के में, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षाएं थी वो जुबली स्कूल में हुई। और 1901 ईस्वी में स्कूल की जो फाइनल परीक्षा उन्होंने पास की, और आगे की पढ़ाई के लिए वो इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में चले गए। लेकिन उनकी गणित में जो कमजोर होने का कारण वो FM जो FA की जो परीक्षा है वो पास नहीं कर पाए। उनका जो पहला नौकरी था वो कहाँ है तो वो अंग्रेजी ऑफिस जो होता था, क्योंकि वो काल था जब भारत गुलाम था, भारत जो है वो पराधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो भारत पराधीन था, अपने अधीन नहीं था, तो इस कारण से अंग्रेजों की ऑफिस में उन्होंने पहला अपना जो कार्य है वो संभाला। उसके बाद जो मिशन स्कूल होते हैं, जो मिशनरी के द्वारा जो स्कूल होते हैं, वहाँ पे उन्होंने जो ड्राइंग मास्टर है, वहाँ पे उन्होंने ड्राइंग का मास्टर के रूप में अपना जो नौकरी है उसको ज्वाइन किया, वहाँ पे कार्य किया। हिंदी के प्रति जो उनका अनुराग था, अनुराग मतलब सीधा सा होता है प्रेम। ठीक है, हिंदी के प्रति जो उनका प्रेम था, उनका अनुराग था, वो प्रारंभ से ही था। जो उनका बचपन का काल था वहीं से इनका हिंदी का अनुराग था। और उनके जो मित्र मंडली, कहते हैं ना कि जो संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, तो उनकी जो मित्र मंडली थी वो इतनी अच्छी मिल गई कि उनसे वो प्रेरणा लेकर लेखन कार्य उनका चलने लगा। और 1910 आते तक 1910 ईस्वी तक आते तक उनकी जो ख्याति है वो अच्छी हो गई थी, वो प्रोमिनेंट हो गए थे, वो अच्छे रूप से प्रसिद्ध हो गए थे। और इसी वर्ष उनकी जो उनकी नियुक्ति क्या हुई तो उसके हिंदी जो शब्दगार होता है, हिंदी शब्दगार है, वहाँ पे वो काम करने लगे। और नागरिक प्रचारणी सभा है, वहाँ जो काशी में नागरिक प्रचारणी सभा है, ये सवाल भी पूछा जाता है कहाँ है तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी में है। तो ये यहाँ पे इन्होंने हिंदी शब्दगार के रूप में काम किया, यहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई। और यह कार्य समाप्त होते होते उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में उनकी जो हिंदी प्राध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, हिंदी के टीचर के रूप में वहाँ पे उन्होंने नियुक्त किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। जब 1937 में बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु हो गई तो हिंदी विभागाध्यक्ष का पद को इन्होंने सुशोभित किया। उनको जो पद था वो हिंदी विभागाध्यक्ष का, जो हिंदी का जो पूरा अध्यक्ष होता है विभाग का कॉलेज में, वो इनको मिला। ठीक है, वो इनको यूनिवर्सिटी में मिला। कोश निर्माता मतलब जो शब्द कोश है उसका निर्माता, वर्ड्स का निर्माता, इतिहासकार एवं श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। और इन्होंने कविता, कहानी और अनुवाद के क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। यदि इनके प्रमुख रचनाओं में बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद जायसी ग्रंथमाला, तुलसीदास, सूरदास, और सबसे जो इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं है वो चिंतामणि। चिंतामणि क्या है तो चिंतामणि एक निबंध है जो कि भाग 3 पार्टों में बटा हुआ है, 1 2 3। तो चिंतामणि इनका निबंध है, ये भी आपको लिखना है, याद रखना है। और ये किनका है तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद इनकी जो एक और रचना है वो रस मीमांसा। तो ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद 1941 ईस्वी में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका देहावसान हो गया, उनकी जो मृत्यु हो गई। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ जो उनके जो जीवनी थी उसको हमने देख लिया। ये जो किताब है हिंदी साहित्य के इतिहास का किताब है, उसकी विकास यात्रा को देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। इनकी जो किताब है साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है और सबसे जो व्यवस्थित माना जाता है। उसको जो उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो काफी व्यवस्थित है। इस कारण से ही इसे
इसे एक प्रसिद्ध जो हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब के रूप में माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जो प्रीफेस लिखा जाता है ना, तो इनका जो प्रीफेस था हिंदी शब्द सागर नाम के प्रीफेस से इन्होंने इसको लिखा था। बाद में इसको स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया। ये डेट याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पुस्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ, तो वो 1929 ईस्वी में हुआ। ये डेट आपको याद रखनी है। इसका जो प्रकाशिक आंतरिक करवाया गया जो स्वतंत्र पुस्तक है उसके रूप में इसे प्रकाशित किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद जो है वो हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास का विहंगम दृष्टि डाला है। इस पे पूरे अच्छे तरीके से इसे डिटेल से उन्होंने डिस्कस किया है। जो उन्होंने भूमिकाएं लिखी है, भूमिका के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा का विकास और हिंदी साहित्य का विकास दिया है। जो उनकी भूमिका शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखी गई है, उसमें उन्होंने हिंदी भाषा का विकास और हिंदी साहित्य का विकास के रूप में किया था। ये जो इनका जो बुक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये अपने जो यूनिवर्सिटी था उनका जो काशी विश्वविद्यालय था वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना एक नोट्स तैयार किया था उन्होंने, और उसी नोट्स को आगे चलकर व्यवस्थित कर उसको जो बुक के रूप में प्रकाशित किया, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधन और प्रवर्तित जो संस्करण है, बाद में इसका संस्करण 1940 ईस्वी में निकला, और यह जो संस्करण है यह प्रथम संस्करण से भिन्न था। इस संस्करण में अन्य चीजों के अलावा जो 1940 तक का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उनको आलोचनात्मक विवरण इन्होंने किया है। ठीक है, उससे पूर्व का जो साहित्य हितोनुमा जो है वो कुछ पुस्तकें हो चुकी थी, मतलब साहित्य से संबंधित जो है वो रामचंद्र शुक्ल से पूर्व ही कुछ पुस्तकें हैं वो लिखी जा चुकी थी, जिनसे इनको काफी हेल्प मिली। जैसे गारसा दत्तासी, जिनके द्वारा जो बुक लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम बुक है वो गारसा दत्तासी के द्वारा ही लिखी गई थी। इस्तार द ऐसे कुछ करके है, इस्तार द हिंदुस्तानी ऐसे करके कुछ है, तो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर, उसके बाद जो जॉर्ज गियर्सन की बात करें तो इन सब ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में काफ़ी प्रयास इनसे पहले किया था। और इन सब की जो किताबें हैं इन सब से आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है इनको काफ़ी हेल्प मिला और इनसे उन्होंने हेल्प लिया। खास करके जो मित्र बंधु थे, जो मित्र बंधु विनोद उनके द्वारा जो तैयार किया गया था मित्र बंधुओं के द्वारा, उसको इन्होंने भरपूर उपयोग किया था। ठीक है, मित्र बंधुओं की जो किताब थी मित्र बंधु विनोद, इनका इन्होंने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन है उसमें काफ़ी यूज किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसका ऑनलाइन संपादन किसने किया, इसको डिजिटली जब बुक को किया गया तो इस डिजिटली बुक को संपादन किसने किया, तो ये किसने किया, तो वो सुरेश कुमार मिश्र ने किया, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। सुरेश कुमार मिश्र ने इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था, तो वो सुरेश कुमार मिश्र ने किया था ऑनलाइन संपादन का। तो ये हुआ किसके बारे में, ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो किताब है उसकी विकास यात्रा को हमने देखा। और इससे पहले हमने जो ये जो स्लाइड था इसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देख लिए, तो जो ब्रीफ नॉलेज था वो हमने ले लिया। अब हम बुक की ओर बढ़ेंगे कि इस बुक में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको जो काल विभाजन है और उसका जो नामकरण है वो आपको याद रखना है। तो जो आचार्य शुक्ल है उनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का दोहरा नामकरण किया गया था। अपने हिसाब से इन्होंने अलग अलग नाम दिया था। बाकी जो अलग अलग व्याकरणाचार्य हैं जो हिंदी जो साहित्य है उस पर लिखते हैं, उन्होंने अलग अलग सारे जो चीजें हैं उनको अलग अलग नाम दिया है, ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो आदिकाल तो नाम था वो नॉर्मली जैसे आप देखते हो, लेकिन इसका नाम क्या है, तो इसका नाम वीर गाथा काल किसने दिया है। तो वीर गाथा काल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और इसका समय कब बैठता है, तो 1050 से लेकर 1375 ईस्वी। ये जो समय है आपको याद रखना है 1375 ईस्वी, 1050 से लेकर 1375 ईस्वी। और ये जो ईस्वी में नहीं है, ये विक्रम संवत में है, ये आप याद रखें, मैं ईस्वी बोल रहा हूँ, ये विक्रम संवत में है। तो संवत आप याद रखें, आपको जो ईस्वी में जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ईस्वी में आपको एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, आपको संवत में ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ से सवाल बनेंगे, आपको यदि सवाल बनेंगे भी तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक सवाल है वो बनेगा ही बनेगा। तो इसको आपको याद रख लेना है डेट को, 1050 से लेकर 1335 1375 तक जो काल हुआ उसे वीर गाथा काल कहा गया। उसके बाद जो भक्ति काल आता है, तो भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 जो विक्रम संवत है उसको भक्ति काल इन्होंने कहा है। 1375 से लेकर जो 1700 का समय है उसको इन्होंने क्या कहा है, तो इसको इन्होंने भक्ति काल कहा है। उसके बाद के जो समय है उसे इन्होंने रीति काल कहा है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर मध्य काल को
जो उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पूर्व मध्यकाल है, इसको रीतिकाल, इसको भक्तिकाल किसने कहा है? तो इसे भक्तिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इसका समय कब बैठता है? जो उत्तर मध्यकाल है, जो रीतिकाल है, उसका समय 1716 से लेकर 1900 विक्रम संवत बैठता है। 1700 लेकर से 1900 विक्रम संवत बैठता है। उसी तरह से जो आधुनिक काल है, इसको गद्ध काल किसने कहा है? आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि आधुनिक काल को गद्ध काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्ध काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इसका जो समय बैठता है वो 1900 से लेकर 1984 जो विक्रम संवत है वो बैठता है। कितना बैठता है? तो आधुनिक काल का समय जो गद्ध काल है वो 1900 से लेकर 1984 बैठता है। तो ये जो स्लाइड है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड में आपको डेट एकदम याद रखना है, जो टाइम पीरियड है वो आपको याद रखनी है। और इसका जो नाम है वो, इसका पुराना नाम क्या है? वीर गाथा काल को आदि काल कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहते हैं और गद्ध काल को आधुनिक काल कहते हैं। ये याद रखनी है और यहाँ से डेट्स याद रखनी है। यहाँ से आपको एक सवाल तो बनेंगे ही, आपके एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पूछे ही जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो आदिकाल है, जो सबसे पहला जो काल आता है आदिकाल, ठीक है, सबसे पहला जो आदिकाल आता है जिसे वीर गाथा काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे वीर गाथा काल कहा है। तो इस जो काल है, जो आदिकाल है, इसमें जो प्रमुख जो रचनाएं हुई वो रासो ग्रंथ कहा जाता है। इस समय की जो रचनाएं उसको रासो साहित्य कहा जाता है या फिर रासो ग्रंथ कहा जाता है। तो ये जो इनका समय है, जो वीर गाथा काल का समय है, वीर गाथा काल का जो आपको उनके बुक में समय मिलेगा, तो उसमें इन्हीं बुकों पे इन्होंने चर्चा कर कर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो आपका कर्तव्य यह बनता है कि आप इन सब नामों को याद रख लें। तो जो इनके जो बुक हैं वो याद रखें कि खुमान रासो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो दलपति विजय के द्वारा लिखे गए। ये रासो साहित्य है, ठीक है, ये रासो साहित्य है जो आपको याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? तो ये वीर गाथा काल या फिर ये आदिकाल से संबंधित है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है बिशल देव रासो, उसे नरपति नाहल कहा जाता है। इसे वीर गाथा काल कहा गया। ये जो आदिकाल है इसे वीर गाथा काल कहा गया है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो वीर गाथा काल में कौन सा रचनाएं होती थी? तो वो रासो ग्रंथ होते थे, रासो साहित्य होते थे। इनको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो है, किसने लिखा है? तो ये चंद्रबरदई ने लिखा है। उसी तरह से जय चंद्र प्रकाश है, ये भट्ट केदार ने लिखा है। उसके बाद जो परमाल रासो है वो किसने लिखा है? तो वो जगनिक ने लिखा है। उसके बाद रनमलक्ष छंद जो है वो किसने लिखा है? तो वो श्रीधर ने लिखा है। रनमलक्ष छंद श्रीधर ने लिखा है। हमीर रासो है, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना सारंगधर ने की है, सारंगधर ने की है। उसके बाद जो फुटकल रचनाएं हैं, जो छोटी मोटी रचनाएं हैं, उसमें खुसरो आते हैं और विद्यापति आते हैं। विद्यापति मैथिली के हो गए और जो अमीर खुसरो है वही ये खुसरो, अमीर खुसरो ही है। तो ये जो ग्रंथ है आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जितने भी ग्रंथ हैं उनके डेट्स बोल रहा हूँ, उनके जो लेखक हैं उनके नाम आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देख लेनी है कि रासो साहित्य है जो कि वीर गाथा काल का जो समय था, उसमें जो साहित्य लिखे गए उन सब साहित्यों को रासो साहित्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी रासो साहित्य की विशेषताएं क्या है वो इस स्लाइड में हम देख लेंगे कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस जो रचना है, इस काल की जो रचनाएं है, इसमें कवि क्या कहते थे कि अपने जो आश्रयदाता थे, जो कवियों को आश्रय देते थे, जैसे मैं राजा हूं तो मैं कवि रखूंगा, जो मेरी शौर्य, जो मेरी ताकत है, मेरी जो वीरता है उसका वर्णन करेगा, मेरा शौर्य है, मेरा ऐश्वर्य है, इन सब का वर्णन करता था। और वो भी अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया जाता था, उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था। तो ये जो रासो साहित्य है इसमें यही होता था कि जो भी राजा है वो कवि को यदि आश्रय देता है, कवि को अपने पास रखता है, उसको वेतन देता है, उसको जागीरें देती है, उसको जमीन देता है, तो वो उस जो राजा है उसके शौर्य का वर्णन करेगा, उसका जो ऐश्वर्य है उसको वर्णन करेगा, और वो भी अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब बढ़ा चढ़ाकर उनको वर्णन करेगा। तो ये रासो साहित्य में देखने को मिलता है। यह जो साहित्य है यह मुख्यतः चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। जो चारण कवि हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। इस रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ, ये जो रचनाएं हैं वो उसमें ऐतिहासिकता तो मिलेंगी ही, हिस्ट्री तो आपको मिलेगी, उसके साथ साथ कवियों द्वारा अपनी जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन उनकी है, वो भी समावेश इसमें मिलता है। जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इमेजिनेशन कर करके जो बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को लिखा गया है ये भी मिलता है। इनकी जो रचना है वो युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक करती है।
ठीक है, इनकी जो रचना है वो युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक करती है। ये जो समय है, जो वीर गाथा काल इसे कहा क्यों गया था, तो इसका कारण था कि उस समय मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा था। मुस्लिमों का जो पूरा पश्चिम था उस पे मुस्लिमों का आक्रमण हो रहा था। जो राजपूत उस समय थे, पश्चिम में आप जानते हो कि राजस्थान का पार्ट हो गया, वहाँ पे राजपूत काफ़ी बड़ी संख्या में थे, तो अभी आजकल भी हैं। तो वो जो समय था वो युद्धों का समय था, वहाँ पे युद्ध हुआ करते थे। या तो आप मुसलमानों से युद्ध कर लो या फिर आप आपस में युद्ध कर लो। और आपस में युद्ध क्यों होता? तो आपस में युद्ध बस सिर्फ और सिर्फ वीरता को दिखाने के लिए होती थी कि हम वीर हैं, ठीक है। तो आपस में युद्ध होते, और युद्ध का कारण क्या होता था? तो युद्ध का कारण महिला होती थी। युद्ध का कारण क्या था? तो युद्ध का कारण महिला ही एक होती थी। कोई भी युद्ध होता था सामान्यतः उसका कारण होती थी महिला होती थी। उनको ब्याह करना, प्रेम विवाह करना, गंधर्व विवाह करना, ऐसी जो होती थी वो वीर रासो साहित्य में ये सब आती है। उसमें युद्ध प्रेम, ठीक है, युद्ध के जो प्रेम होता था। और युद्ध का कारण क्या होती थी? तो युद्ध का कारण महिलाएं होती थी। जो प्रत्येक युद्ध हुआ, लगभग जो सामान्यतः 90 से 95% जो इस काल में युद्ध हुए उसका कारण महिला ही होती थी। महिलाओं के लिए ही युद्ध लड़ा जाता था। उनके जो सौंदर्य है उस पर युद्ध लड़ा जाता था। ये सब जो चीज़ें हैं वो युद्ध जो होता था उस समय वो महिला को केंद्र में रखकर होता था। ये आपको याद रख लेने हैं बस, ठीक है। प्रेम जो युद्ध है, युद्ध प्रेम है, उसका इसमें वर्णन किया है। इन रचनाओं में वीर रस का आपको मिलेगा, क्योंकि आप शौर्य किसी का दिखा रहे हो, किसी का ऐश्वर्य दिखा रहे हो, तो इसमें आपको वीर रस का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन महिलाओं को केंद्रित कर लिखा गया है, जो वुमेन्स है उनको केंद्र में रखकर इनको लिखा गया है कि युद्ध का कारण इन्हीं को बताया गया है। तो उसमें श्रृंगार रस तो मिलेगा ही, तो इसमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता मिलती है। तो कौन कौन से रस मिलेंगे आपको? वीर रस और श्रृंगार रस रासो साहित्य में मिलेंगे। इनकी जो रचनाएं होती थी वो डिंगल और पिंगल शैली में होती थी। ये एक शैली है जो कि डिंगल और पिंगल कही जाती है। जो डिंगल शैली है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है, डिंगल शैली जो होता है वो कर्कश होती है, ठीक है, कर्कश होती है, ठीक है। कर्कश ये जो शैली होती है वो कर्कश होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्ण को ये प्रिय ना लगे, मतलब कान को ये सुनने में प्रिय ना लगे, इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो प्रिय ना हो, तो उसको कर्कश जो शैली होती थी बोलने की, लिखने की, वो डिंगल होती थी। और इसी तरह से जो कर्ण प्रिय शैली होती थी, कर्ण प्रिय, जो कानों को सुनने में प्रिय लगे, वो पिंगल होती थी, ठीक है। तो आप जैसे देख लो, आप अरिजीत सिंह का गाना सुनते हो, अरिजीत सिंह का आप गाना सुनते हो तो ये सुनने में आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये आपको कर्ण प्रिय लग रहा है, इनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कर्ण प्रिय रख रहा है। वही कोई बेकार सा आदमी गाए, जैसे कि ढिंचक पूजा उस समय फेमस हुई थी, तो वो गाए तो वो आपको सुनने में नहीं लगेगा, वो कर्कश आवाज़ हो गई। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि जो डिंगल है वो क्या है, तो डिंगल ढिंचक पूजा हो गई, और जो पिंगल है वो क्या है, तो पिंगल अरिजीत सिंह हो गए। तो डिंगल और पिंगल में आपको अब समस्या नहीं होगी। जो इसमें विविध प्रकार की जो भाषाएं हैं और उनके जो प्रकार में जो छंद है उन सब का प्रयोग इसमें किया गया है। तो रासो साहित्य की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो यही थी। रासो साहित्य की जो विशेषताएं थी उनको हमने यहाँ पे देखा। ड्यूरेशन है वीडियो का वो 28 मिनट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता अब मुझे इससे अधिक बढ़ाना चाहिए। अब इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं डिस्कस कर लूँगा किसको, तो पार्ट 2 में मैं डिस्कस कर लूँगा वीर गाथा काल को कंप्लीट कर लूँगा। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट, इसमें हमने बस जो इतिहास है उसको देख लिया, और जो पार्ट 2 है उसमें हम जो वीर गाथा काल है उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो जल्द ही पार्ट 2 आएगा, क्योंकि मेरा जो पीपीटी है पार्ट 2 का वो पहले से ही तैयार है। आप देख सकते हो मैंने पीपीटी है वो तैयार करके रख लिया है। तो पार्ट 2 आएगा, उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। अभी के लिए यही रखिए। तो ये वीडियो था जिसमें हम जो चीज़ें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास था, चाहे वो बुक के हो या फिर उनका जीवन हो, और ओवरऑल जो इतिहास था जिसमें हम वीर गाथा काल में जो रासो साहित्य है उनके जो लेखक हैं उन सबको देखा, जो रासो साहित्य की जो विशेषताएं हैं उनको देखा, और हिंदी साहित्य का जो ब्रॉड डिवीजन था उसको देखा, और जो रामचंद्र शुक्ल का डिवीजन था उसको देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका जो वीर गाथा काल है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो साथ में जुड़े रहिए। जो पार्ट 2 है इसका वो जल्द ही आएगा। मैं शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक पार्ट 2 है वो इसका अपलोड कर दूंगा।